सफलता बैच के इस 30 दिनों तक चलने वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चों आज इस प्रैक्टिस सेट का चौथा दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बच्चों पहले स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के या की। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रतिरोधकता को बच्चों डिनोट किया जाता है किससे? रो से। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, रो बराबर होता है RA/L। लेकिन बच्चों एक दूसरी बात याद रखनी है कि जो रो है यानी कि जो प्रतिरोधकता, जिसका दूसरा नाम आप विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी जानते हैं। बच्चों कहीं पर भी अगर एक ये वायर है और एक ये वायर है, मान लेते हैं बच्चों ये वायर कॉपर का है और ये वाला भी वायर कॉपर का है। तो अगर बच्चों ये दोनों ही तार अगर ये कॉपर कॉपर के हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि उनका रो कैसा होता है बच्चों? सेम होता है। यानी कि सेम मटेरियल जब भी बच्चों सवाल में कहा जाएगा कि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने होंगे तो उनका रो हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लेते हैं बच्चों कि ये पहला जो तार है कॉपर का है, एक तार हम लोग और लेते हैं वो एल्यूमिनियम का है। अगर बच्चों यहाँ पे पदार्थ चेंज हो जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध भी चेंज हो जाता है। यानी कि जो प्रश्न ने पूछा है आपसे कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो आप कहेंगे चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, क्योंकि जब तक सेम मटेरियल रहेगा प्रतिरोधकता बच्चों चेंज नहीं हो सकती। और जैसे ही पदार्थ को चेंज किया जाएगा, कॉपर से एल्युमिनियम या कोई भी चेंज पदार्थ में लिया जाएगा, तो बच्चों उसकी विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। बच्चों ये चैप्टर 12 से प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र को बच्चों आप जानते हैं ई वेक्टर से डिनोट किया जाता है, हालांकि सवाल में बताया भी है। और चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट किया जाता है बच्चों किससे? बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। आपसे कहा गया है कि तरंग किधर संचरित होगी। तो आपको अगर पता हो बच्चों, तरंग जो संचरण होती है वो हमेशा, ये मान लेते हैं तरंग जा रही है एक्स की डायरेक्शन में, और ये वाली डायरेक्शन बच्चों आप जानते हैं ये वाई की होती है। एक डायरेक्शन बच्चों यहाँ पे और ले लेते हैं, ये मान लेते हैं बच्चों ये जेड है। यहाँ पर बच्चों जो वाई है इसको हम लोग ई वेक्टर कहेंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो बच्चों जेड है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग कहेंगे। और जो आप ये एक्स देख रहे हैं ये तरंग संचरण की दिशा होती है। तो आपने देखा कि जो तरंग संचरण की दिशा है वो एक्स की डायरेक्शन में है, ये वाई है और ये जेड। और आप जानते हैं एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर के लिए बच्चों हमेशा क्रॉस साइन का यूज करेंगे। तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो हमेशा ई क्रॉस बी यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। लंबवत के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे? क्रॉस। बच्चों ये बिल्कुल उसी तरह का फार्मूला है जैसे आपने फिजिक्स फर्स्ट के चैप्टर 1 में टाउ वाली प्रूविंग पढ़ी होगी। टाउ बराबर बच्चों होता है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। और आपने पढ़ा है कि बच्चों मैथ में कि ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। इसका मतलब क्या है? ये सदिश में आपने वेक्टर चैप्टर में मैथ में पढ़ा है कि ए बी साइन थीटा अगर कहीं पर लिखा है तो उसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि पी साइन थीटा लिखा है, तो क्या इसी चीज को हम लोग टाउ बराबर P इंटू ई वेक्टर क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया, और इसी से ये प्रश्न भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका आंसर सही। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि एक समान नहीं, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र होगा। तो आप देखिए बच्चों, इन्होंने क्या कहा है कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है समान बल अनुभव करता है। तो बच्चों समान बल अगर अनुभव कर रहा है ये तभी पॉसिबल है कि जब चारों तरफ जो उसका वैद्युत क्षेत्र है वो बच्चों कैसा होगा? समान होगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों समान नहीं होगा तो बल हर जगह अलग अलग आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम बल कह रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कैसा होगा? एक समान होगा, ठीक है। चलते बच्चों चौथे प्रश्न पर। क्या लिखा हुआ है कि किसी नाभ की अवक्रिया में द्रव्यमान क्षति। तो सबसे पहले द्रव्यमान क्षति को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एम से। तो यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू बच्चों कितनी दी है? 1.2 ग्राम।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी, आपसे पूछा गया है मुक्त ऊर्जा कितनी है, एनर्जी आपसे कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो बच्चों आप जानते हैं एक ऐसा फार्मूला जिसमें ई भी आ जाए और डेल्टा एम भी आ जाए, तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आप बच्चों जानते हैं, ई बराबर होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू बच्चों सवाल में 1.2 है, लेकिन ये ग्राम में है। पूरी फिजिक्स में बच्चों कभी भी मास द्रव्यमान ग्राम में नहीं रखा जाता, हमेशा किलोग्राम में चेंज कर देंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 लिख दिया गया है, इनटू सी प्रकाश की चाल जिसकी वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 होती है, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ये वैल्यू ऐसे नोट की गई है, 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 9 आएगा, 10 की पावर 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो बच्चों पावर में जब स्क्वायर किया जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। आप कभी ये गलती ना करें कि 8 का वर्ग 64 लिख देंगे 64, नहीं, हमेशा मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद बच्चों 12 का गुणा जब 9 से करेंगे तो 12 निम्मा 108, एक अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है, और बच्चों 16 पावर +3 माइनस तो कितनी बचेगी 13 प्लस की, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट को अगर बच्चों हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा बच्चों फिजिक्स के न्यूमेरिकल का आंसर दिया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट साइड से हमेशा एक अंक को छोड़ने के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों लेफ्ट से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट 2 अंक बाद है, लेकिन हमें 1 अंक बाद लेना है, तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे। जब भी पॉइंट लेफ्ट की तरफ चलता है तो पावर बच्चों प्लस में बढ़ेगी, कितनी प्लस में बढ़ेगी, जितने अंक वो चलकर आया है। तो आप देखिए ये पॉइंट 0 को फांद के आ रहा है तो 1 प्लस में बढ़ेगा, तो 13 से बच्चों कितनी हो जाएगी 14 पावर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.08 × 10 की पावर 14 जूल। चलते बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि फोटोन का संवेग होता है, तो आपसे पूछा गया फोटोन का संवेग। तो बच्चों आपने डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य पढ़ा होगा, लैम्डा = h/p उसका रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर नहीं याद है कुछ देर के लिए भी याद कर लेंगे कि फोटोन का बच्चों संवेग, इससे पहले तरंगदैर्घ्य का फार्मूला आपने पढ़ा है, लैम्डा = बच्चों होता है h/p, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, संवेग की बात कर रहे हैं तो संवेग को हम लोग इधर ले आएंगे, लैम्डा को इधर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गए। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है न्यू बराबर होता है c/λ। न्यू क्या है बच्चों, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। यहाँ से बच्चों अगर लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा इधर आएगा, न्यू इधर जाएगा, तो लैम्डा = क्या जाएगा बच्चों c/न्यू। तो यहाँ पे इस लैम्डा की वैल्यू बच्चों हम लोग ये वाली रखेंगे, तो c/न्यू, न्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो इस हिसाब से बच्चों अगर देखा जाए तो फोटोन का जो संवेग है p मतलब संवेग h ν/c, जो कि बच्चों तीसरे ऑप्शन में है। चलते हैं बच्चों इसके बाद अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 20 कूलाम का एक आवेश। तो बच्चों यहाँ पे आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q से। कितनी वैल्यू दी गई है 20 कूलाम, 3 × 10 की पावर 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, जिसको डिनोट किया जाएगा बच्चों B से, 3 × 10 की पावर 3 चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य बच्चों आपको W बताना है। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक खास बात इस सवाल में कही गई कि चुंबकीय क्षेत्र, और आप जब जानते हैं बच्चों कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका जो पथ होता है, जो उसका चलने का जो तरीका होता है बच्चों, वो हमेशा सर्कल के रूप में होता है, वृत्तीय पथ पर होता है। जब वृत्तीय पथ पर है तो बच्चों यहाँ पे आप जानते हैं कार्य का फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब बच्चों मान लीजिए कण ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, और ये चलते चलते वापस उसी पॉइंट पर आएगा। उसी पॉइंट पर आएगा तो बच्चों विस्थापन कितना हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पूरा घूमते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ गया है। दूरी तो कुछ ना कुछ है, लेकिन विस्थापन बच्चों कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बल गुणे विस्थापन की वैल्यू कितनी आ गई है 0, और बच्चों जैसे इसमें 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जब भी कोई भी कण, आवेशित कण, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसका कार्य ऑलवेज हमेशा बच्चों कितना निकल के आएगा 0। इसका रीजन क्या है कि उसका विस्थापन हमेशा कितना होगा 0, और जब विस्थापन का बच्चों जैसे 0 रखेंगे और मल्टीप्लाई बल से कराएंगे तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। चलते हैं बच्चों इसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर। कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी है। किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। बच्चों यहाँ पे शब्द छूट गया है के बीच। तो इस तरह का बच्चों आपने इमेज बनाना क्लास 10th में भी सीखा है। सबसे पहले सवाल में कहा गया है अवतल दर्पण, तो हम लोगों ने क्या करेंगे ना कि एक अवतल दर्पण बना लेना है।
वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष बना लिया। मुख्य अक्ष पर बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इसका फोकस है और ये वाला जो पॉइंट P आप देख रहे हैं इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। तो यहाँ पे एक वस्तु रख दी गई है। बच्चों किरण आरेख बनाने के लिए हमेशा ये किया जाता है कि दो किरणें ली जाती हैं। दो किरणों में सबसे पहली जो हम लोग किरण ले रहे हैं वो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर चल रही है। समांतर चलने वाली किरण बच्चों आप जानते हैं कि परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से जाती है, तो ये फोकस से जाएगी, ठीक है। अगर इसको डैश करके हम लोग पीछे बढ़ाएं तो यहाँ तक कहीं जा रही होगी। इसके बाद बच्चों दूसरी किरण लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से लेंगे। तो ये किरण ऐसे आएगी और वक्रता केंद्र से जाने वाली बच्चों किरण आप जानते हैं कि टकरा कर वापस उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। अगर इसका एरो सिंबल बनाएंगे तो देखिए ये किरण वक्रता केंद्र से ऐसे आएगी और वापस बच्चों इसी रास्ते पे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अगर बच्चों देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसे चलती जाएगी पीछे इस तरफ, और इसको बच्चों अगर यहाँ से बढ़ाया जाए तो ये डॉट डॉट डेड बच्चों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे ये बच्चों ये किरण नहीं जा सकती। नहीं जा सकती मतलब आभासी प्रतिबिंब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे। यहाँ कई बच्चों ये किरणें कट कर रही हैं, तो यानी कि जहाँ पर भी किरणें कट करती वहीं पर बच्चों प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, दर्पण के पीछे। और क्या क्या इसकी बच्चों खास स्थिति है कि सबसे पहली बात तो ये सीधा है और आभासी प्रतिबिंब है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब है। सीधा और आभासी क्यों कह रहे हैं, जब भी बच्चों मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा सीधा गिना जाएगा, और दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसको आभासी कहेंगे। तो यानी सीधा और आभासी है और दर्पण के पीछे बन रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इस सवाल में जो पूछा था कि वस्तु से इसकी तुलना करनी, तो आप देख रहे हैं वस्तु इतनी छोटी है और प्रतिबिंब बच्चों इतना बड़ा बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कैसा है, बड़ा है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। दूसरे का दूसरा प्रश्न आपके सामने, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति, बच्चों देहली आवृत्ति को डिनोट किया जाता है न्यू नॉट। आवृत्ति का मतलब बच्चों हमेशा हम लोग न्यू लिखेंगे और देहली शब्द के लिए नॉट लगा दिया जाता है। तो देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से शो करते हैं। वैल्यू दी गई है 8 × 10⁻14। पृष्ठ का कार्यफलन होगा, तो बच्चों कार्यफलन को डिनोट किया जाता है W से, वर्क फंक्शन। तो आप जानते हैं बच्चों ऐसा फार्मूला जिसमें W और न्यू नॉट दोनों आते हैं, तो बच्चों वो फार्मूला होता है W = H न्यू नॉट। इससे पहले बच्चों हम लोग तो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उसमें आपको मैंने ये बात पढ़ाई भी थी कि कार्यफलन के बारे में। बच्चों यहाँ से हम लोग W = H न्यू नॉट लगा के, H क्या है बच्चों, प्लांक नीतांक। प्लांक नीतांक की वैल्यू बच्चों फिक्स होती है 6.6 × 10⁻34। इसके बाद बच्चों न्यू नॉट की वैल्यू सवाल में ये दी गई थी, उसको रख दिया गया। 8 का बच्चों मल्टीप्लाई हम लोग 66 से करेंगे तो यहाँ पे 52.8 निकल के आएगा। ये माइनस की 34 पावर बच्चों और ये प्लस की 14 पावर, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 34 में बच्चों 14 जब जाएगा तो माइनस की 20 पावर बचेगी। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि फिजिक्स का आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में दिया जाता है। तो इस पॉइंट को एक अंक इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस में बढ़ेगी, तो 1 + 20 माइनस, तो आप कह सकते हैं माइनस की 19 बचेंगी। तो W का बच्चों आंसर क्या आ गया, 5.28 × 10⁻−19 जूल। बच्चों ये जो आंसर आ रहा है ये जूल में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 1.6 × 10⁻−19 से डिवाइड करेंगे तो W का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकल आएगा। चलते हैं बच्चों इसके बाद अगले प्रश्न पर। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन अधिकतम होती है। किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है। तो बच्चों थ्योरेटिकल सा प्रश्न है, आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि Fe56 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन सबसे अधिक होती है। जब बच्चों बंधन ऊर्जा का वक्र पढ़ाया जाता है, ग्राफ पढ़ाया जाता है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर Fe होता है और उसी की सबसे बंधन ऊर्जा बच्चों सबसे अधिक होगी। और इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बच्चों जो बंधन ऊर्जा होती है वो याद करने लायक है, 8.8 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बच्चों याद रखेंगे किस किस पदार्थ की सबसे ज़्यादा बंधन ऊर्जा है, तो Fe की है, ठीक है। और इसका मान होता कितना है, 8.8 × 8.8 MeV होता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, दूसरे का चौथा, किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। आपसे पूछा जा रहा है कि
1 वाट शक्ति से क्या परिभाषा है, इसकी आपको परिभाषा बतानी है। तो 1 वाट शक्ति बच्चों कैसे लिखेंगे कि 1 वाट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वाट होता है। जो आपने देखा होगा इसका क्या तात्पर्य है कि सभी के घर में जो बाहर मीटर लगा होता है बिजली वाला, कहीं-कहीं 1 किलोवाट का लगा होता है, कहीं-कहीं 2 किलोवाट का है। तो बात यहाँ पे हो रही है 1 वाट की, यानी जो हम बात कर रहे हैं बच्चों वो 1 किलोवाट मीटर की बात कर रहे हैं। और 1 किलोवाट मीटर वाला बच्चों जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है, वो 1 घंटे में जितनी भी एनर्जी ऊर्जा ले रहा है बच्चों, उसी एनर्जी को कहा जाता है 1 वाट शक्ति। समझ पा रहे हैं कि जो घर के बाहर बिजली वाला मीटर लगा है, अगर उसकी वैल्यू बच्चों 1 किलोवाट मान लेते हैं, तो 1 किलोवाट वाला जो मीटर लगा है वो 1 घंटे में हमारे पूरे घर के जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, वो 1 घंटे में जितनी भी एनर्जी खींच पा रहे हैं, उसी एनर्जी को कहा गया है बच्चों 1 वाट शक्ति। ठीक है, तो वही डेफिनेशन थी कि 1 वाट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वाट होता है। चलते हैं बच्चों इसके बाद दूसरे के 5वें प्रश्न पे, जो कि आपके सामने लिखा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। तो बच्चों सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र नाम ही में आ रहा है, एक समान यानी हर जगह इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र, कैसा चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा व परिमाण समान हो, उसे बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। नाम में ही बच्चों इसके सब कुछ छुपा है। एक समान का मतलब क्या है कि डायरेक्शन एक जैसी होगी, सभी डायरेक्शन एक तरफ होंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हर पॉइंट पर कैसी होगी, सेम होगी। उसका परिमाण कैसा होगा, बराबर बराबर होगा हर जगह। उसी को कहा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं कि वह चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दिशा व परिमाण समान हो, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बच्चों इस प्रश्न से अगर आपको मैं तैयार कराऊं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र की क्या डेफिनेशन है, तो क्या डेफिनेशन रहेगी, बस जहाँ चुंबकीय शब्द लिखा है बच्चों वहां पे वैद्युत शब्द हो जाएगा। तो एक प्रश्न से आप देख रहे हैं 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। चुंबकीय, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो सब जगह चुंबकीय क्षेत्र लिख देंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछी जाती तो वो क्या होती कि वह वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा एवं परिमाण समान हो, उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और इसका फिगर जो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र का एक समान, आप देख रहे हैं हर जगह बिल्कुल इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। दिशा कागज के तल के क्या है, लंबवत है। क्यों लंबवत है, जब भी बच्चों क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जाता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कैसे परपेंडिकुलर है, जैसे मान लीजिए कि ये पेन मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, तो ये कॉपी के बिल्कुल लंबवत रखा है। तो लंबवत को अब कॉपी में तो शो नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस साइन से बनाते हैं। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है कि दिशा कागज के तल के कैसी रहेगी, हमेशा लंबवत। और जो ये पूरा फिगर है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। चलते हैं बच्चों इसके बाद दूसरे के छठे प्रश्न पर। बच्चों दूसरे का छठा प्रश्न एक न्यूमेरिकल है, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है। देखिए क्या लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक क्रमशः 220 तथा 1.4 वोल्ट था एवं धारा के वर्ग माध्य मूल का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी नहीं डरना है। जो वैल्यू दी गई है उसको पहले लिखो। क्या कहा गया है, पहले वोल्ट मीटर का नाम लिया है और फिर किसका, एमीटर। तो वोल्ट मीटर का मतलब बच्चों क्या है, विभव, तो वी लिख दिया है, वी नॉट। ठीक है, कितना दिया गया है, 220। फिर क्या लिखा गया, एमीटर। बच्चों एमीटर का काम क्या है, धारा को मापना। इसका मतलब है ये आई नॉट की वैल्यू है, कितनी दी गई है, 1.4। अब बच्चों को यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि वो ये नहीं समझते कि ये वी नॉट की वैल्यू है या वी आर एम एस की वैल्यू है। तो बच्चों अगर इस सवाल को आप पूरा पढ़े तो उसने खुद आपसे क्लियर किया है कि वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल यानी कि रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। इसका मतलब है वी आर एम एस आपको फाइंड करना है। अगर फाइंड ही करना है तो आपको ये दिया क्यों जाता, इसका मतलब है आपको वी आर एम एस फाइंड करना है और आपको आई आर एम एस फाइंड करना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, आप बच्चों जानते हैं कि सबसे पहले वी आर एम एस का फार्मूला होता है वी नॉट अपॉन रूट टू। वी नॉट की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी दी गई है, 220 रख दिया जाएगा। अपॉन में क्या लिखा है, रूट टू। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो रूट टू का गुणा रूट टू से कराएंगे, कंप्लीट टू आएगा। इस टू से बच्चों
220 को कैंसिल करेंगे तो 110√2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कि √2 की वैल्यू बच्चों होती है 1.4। आगे आप भी लिख सकते हैं 1.414 पूरी एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन हम लोग 1.4 तक रख लेते हैं। इसके बाद बच्चों इसका मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, एक जीरो आएगा। वो बच्चों जो एक जीरो आएगा, इस पॉइंट को जैसे आप हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, एक जीरो आएगा। ये वाला बच्चों जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 154 वोल्ट। अगर आप बच्चों इसकी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू रखें तो थोड़ा सा ये आंसर और बढ़ा सकता है, वो 155 के आसपास आता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों IRMS निकालना है। IRMS का बच्चों क्या फार्मूला होता है, I0/√2 होता है। I0 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 1.4। अपॉन में बच्चों क्या लिखा है, √2। √2 की वैल्यू बच्चों मैंने अभी बताई 1.4। ठीक है, पूरी भी आप लिख सकते हैं। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये 1 के पास आ रहा है। अगर बच्चों आप इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी लिखते 1.414 तो ये आंसर हल्का सा 1 से कम आ जाता है, यानी 0.995 करके कुछ ऐसा आ भी सकता था। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं बच्चों इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला लघु उत्तरी प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जो ये एक प्रूविंग है, बहुत ही अच्छी प्रूविंग है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है ये बच्चों बोर्ड एग्जाम का। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रूविंग को। सबसे पहले इस फिगर के बारे में समझते हैं। प्रश्न में कहा गया था कि विद्युत द्विध्रुव, बच्चों वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनाया जाता है, एक -q आवेश और एक +q आवेश ले लिया जाता है। ठीक है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस जो होती है, जो दूरी होती है, वो बच्चों हमेशा 12 होती है। यानी जब भी आपको इस तरह का फिगर दिखेगा -q +q और दोनों के बीच की दूरी 12, इसी का बच्चों नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव। फिर आगे पढ़ते हैं। अच्छी अच्छी का मतलब बच्चों क्या होता है कि उसी के बिल्कुल अक्ष पे चले जाना है। जैसे आपने पढ़ा है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, तो एक्स पे अगर मैं कहूँगा तो आप सीधे बिल्कुल चलेंगे, एक्स अक्ष। तो यहाँ पर बच्चों क्या कहा गया, अच्छी, मतलब उसी वैद्युत द्विध्रुव के बिल्कुल अक्ष पे चलते चले जाना है, जो कि मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। किसी बिंदु को बच्चों हम लोग क्या ले लेते हैं, ए। ठीक है, पर द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव आपको बताना है। कहाँ पर बताना है, इस पॉइंट ए पर किसी बिंदु पर। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके मध्य बिंदु को ले लेते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है तो ये टोटल जो दूरी 12 थी, अब ये आधी आधी हो जाएगी, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, L, और ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी, L। ठीक है, इस मध्य बिंदु से इस पॉइंट ए की दूरी मान लेते हैं कि बच्चों कितनी है, R है। अगर बच्चों ये पूरी दूरी R है, इस R में से अगर हम लोग इस L को हटा दें तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, R - L। इसके बाद अगर बच्चों इस टोटल दूरी R में ये छोटी दूरी अगर L जोड़ दी जाती है तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R + L। इसी बच्चों फिगर का एक्सप्लेनेशन हमेशा हम लोग ये स्टेटमेंट में देते हैं। तो क्या है कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है। आपने देखा कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो हमेशा P से डिनोट किया गया है। ये मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। अगर आप उस बात को याद कर लेते हैं तो बच्चों ये आपके लिए प्रूविंग बिल्कुल आसान है। वो बच्चों क्या बात है, आप जानते हैं बच्चों किसी भी आवेश के कारण अगर R दूरी पर, किसी भी दूरी पर, कितनी भी दूरी पर अगर आपको बच्चों विभव निकालना है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, तो इसका बच्चों फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, Q/R। ठीक है, तो विभव का बच्चों क्या फार्मूला है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो अब इस प्रूविंग में देखें, सबसे पहले हम लोग इस लिखेंगे -q आवेश के कारण। कहाँ पर विभव निकालना है, A पर। तो क्या लिखेंगे कि -q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव या केवल विभव। तो V1 पहला विभव बच्चों क्या फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस आवेश के कारण बात हो रही है, -q। तो इस q की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, -q। अपॉन में बच्चों क्या बात है, R क्या है, दूरी। तो -q से इस +a तक की बच्चों दूरी कितनी है, R + L। तो यहाँ पे R + L, स्क्वायर नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लग गया था मुझसे गलती से, याद रखेंगे R में स्क्वायर नहीं होता।
इसके बाद बच्चों बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव। प्लस क्यू आवेश बच्चों ये है, यहां तक हमें विभव निकालना है इस पॉइंट ए पर। तो बच्चों क्या फार्मूला, 1/4πε0, फिर क्या आता है क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू लिखेंगे, अपॉन आर। तो बच्चों इससे यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल, तो ये आर माइनस एल। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको बिंदु ए पर कुल विभव, कुल विभव को हम लोग परिणामी विभव भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल। हमेशा बच्चों याद रखेंगे विभव ऐड किया जाता है, तो V बराबर V1 प्लस V2। V1 और V2 के आप मान रख देंगे बच्चों। V1 की वैल्यू बच्चों जो ये निकल के आई थी उसको रखा गया है, V2 की वैल्यू बच्चों ये निकल के आई थी उसको रखा गया। इसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से 1/4πε0 और यहाँ से भी 1/4πε0 कॉमन है, और ऊपर से बच्चों क्या कॉमन है, Q। तो हम लोगों ने Q और 1/4πε0 कॉमन किया। तो बच्चों जैसे आप कॉमन करेंगे तो V कॉमन किया, Q/4πε0, अंदर क्या बचेगा माइनस का 1/r प्लस एल, और इसमें क्या बचेगा 1/r माइनस एल। तो V बराबर 1/4πε0। बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो r का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -r, माइनस एल का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस का एल, r प्लस एल का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस एल। इसके बाद ये नीचे का मल्टीप्लाई, यानी कि अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं या बच्चों कह सकते हैं एलसीएम लिया गया है। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं ये प्लस का r और ये माइनस का r कैंसिल आउट हो रहा है, आप कैंसिल करके सो भी कर सकते हैं। l और l बच्चों ऐड होके 12 बन जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह बच्चों इस सवाल में लिखा हुआ है r, और b की जगह बच्चों इस सवाल में क्या लिखा हुआ है l। तो a स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर माइनस b का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा l स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों 1/q/, ये q हम लोगों ने बच्चों इसका 12 के साथ लिख लिया है, और ये 4πε0 ऐसे लिखा है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बच्चों एक फार्मूला आप जानते होंगे, P बराबर होता है Q इंटू 12, जहाँ P का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों यहाँ Q इंटू 12 जहाँ लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं P, यहाँ पे हम लोगों ने P लिख दिया, ये ऐसे लिखा है और ये ऐसे। इसके बाद बच्चों R जो दूरी होती है वो L से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और अगर बड़ी दूरी का बच्चों स्क्वायर कर दिया जाए और छोटी दूरी का स्क्वायर कर दिया जाए तो छोटी दूरी और भी छोटी हो जाती है और बड़ी वाली दूरी और भी बड़ी हो जाती है, तो 2 ग्रेटर जो अब वो ज़्यादा ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों क्या है कि जब कोई चीज़ बहुत बड़ी हो चुकी है और एक चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है, तो छोटी चीज़ बड़ी चीज़ के सामने बिल्कुल जीरो है। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि पूरे बच्चों समुद्र के सामने अगर आप एक अपनी बूंद लिए खड़े हैं जल की, तो बच्चों पूरी तरह से उसके सामने बेकार है, नेग्जिबल है, यानी कि कुछ भी नहीं है एक बूंद समुद्र के पानी के आगे। बिल्कुल सेम बात है बच्चों यहाँ पे कि एल स्क्वायर एक बड़ी दूरी होने के कारण उसकी लगभग आर स्क्वायर एक बड़ी दूरी होने के कारण छोटी दूरी का मान कुछ भी उसके सामने नहीं है, तो एल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जीरो है। तो v बराबर 1/4πε0 p। बच्चों यहाँ से l की वैल्यू जीरो तो क्या बचेगा r। तो बच्चों यही आंसर आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की हमें जो अच्छी स्थिति में बच्चों प्रूविंग करनी थी वो हम लोगों ने इसमें कर ली है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ चुके होंगे। चलते हैं बच्चों इसके बाद तीसरे के दूसरे प्रश्न पर। ठीक है, तीसरे का दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है, एक बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, देखिए क्या लिखा है। चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण प्रदर्शित कीजिए। आपको यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना है कि जो फाइनली जो किरण निकलेगी वो कैसे निकलेगी। यदि प्रिज्म के पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 है, क्रिटिकल एंगल दिया गया है, तब प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक का मतलब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एन भी बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले बच्चों ये आपको फिगर भी दिया गया है। ये बच्चों सवाल जितना देखने का कठिन है, सॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा आसान है। सवाल की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा घुमाया है और इस फिगर से घुमाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। सबसे पहले बच्चों आपको क्रांतिक कोण दिया गया है 45। क्रांतिक कोण को बच्चों शो किया जाता है आईसी से, क्रिटिकल एंगल वैल्यू कितनी दी गई है 45। आपसे क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है, अपवर्तनांक यानी कि एन की वैल्यू। बच्चों आप जानते हैं सीधा सीधा एक रिलेशन होता है एन यानी अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में। आपने इसको हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, एन बराबर होता है बच्चों 1/sin c। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे यहाँ पे एन बराबर होता है 1/sin IC। ठीक है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आपने वहाँ सी से करके पढ़ा था, लेकिन क्रिटिकल एंगल को हम लोग क्या लिख रहे हैं IC, तो यहाँ पे IC लिख देंगे।
इसके बाद n बराबर 1 अपॉन साइन IC की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी ही दी गई है 45, 45 लिख देंगे। आप बच्चों जानते हैं साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। आप √2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं 1.414। तो यही आपको इस सवाल में कैलकुलेट करके बताना था। फिर इसके बाद आपसे कहा गया था, इसके बाद आपसे इस सवाल में बच्चों कहा गया है कि आपको इसका निर्गत किरण भी बतानी है। तो देखिए बच्चों निर्गत किरण कैसे जाएगी। सबसे पहले क्या होगा कि ये किरण हम लोग आगे से बढ़ाएंगे, आप सीधी बढ़ाइएगा बिल्कुल, और ये बिल्कुल क्रिटिकल एंगल है तो ये बिल्कुल स्पर्श करके इसको ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा और ये किरण बिल्कुल सीधे आएगी बिल्कुल, और ये बिल्कुल ऐसे इसको इस BC की लाइन को टच करते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या किया, निर्गत किरण को प्रदर्शित किया है और अपवर्तनांक की वैल्यू भी फाइंड की। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है, देखिए क्या लिखा है। किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 एवं I2 तीव्रता की दो प्रकाश तरंगें संचरित हैं। क्षेत्र के प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता I1 प्लस I2 है। क्या तरंगे कला संबद्ध हैं और इनमें व्यतिकरण हो रहा है। यदि दोनों तरंगे कला संबद्ध हों तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का मान क्या होगा। जो लैंग्वेज बेस पे अगर देखा जाए तो ये प्रश्न काफ़ी बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन अगर सॉल्व करने का तरीका बच्चों देखा जाए तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बात की गई है इस प्रश्न में दो तरंगों की। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों कि पहली तरंग की जो तीव्रता है वो I1 है, सवाल में दिया भी गया है, और दूसरी तरंग की तीव्रता बच्चों क्या है I2 है। फिर सवाल में क्या कहा गया है, तथा प्रत्येक स्थान पर प्रकाश की तीव्रता सवाल ने खुद बताई थी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 है। यह तभी संभव है बच्चों, ये जो I1 प्लस I2 है, ये दोनों तरंगों की तीव्रताएं ऐड हो रही हैं। ये सवाल मैं नहीं कह रहा बच्चों, सवाल ने खुद बताया, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है कि I1 प्लस I2 है। इसका मतलब बच्चों क्या हो रहा है कि जब दोनों प्रकाश तरंगे कला संबद्ध हों, ये दोनों बच्चे तीव्रताएं तभी संभव हो सकती हैं, तभी जुड़ती हैं जब दोनों ही प्रकाश तरंगे कैसी रही होंगी, कला संबद्ध रही होंगी। क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा हमें ज्ञात होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया जाता है व्यतिकरण चैप्टर में, वो क्या पढ़ा जाता है y बराबर y1 प्लस y2। तो बच्चों ये y1 प्लस y2 कब हो रहा है, जब अध्यारोपण का सिद्धांत है। और अध्यारोपण बच्चों सिद्धांत तभी लागू होता है जब दोनों तरंगे कैसी हो, कला संबद्ध हो। और प्रश्न ने सवाल में जोड़ के I1 प्लस I2 दिया, इसका मतलब ये दोनों तरंगे कला संबद्ध थी। इसके बाद बच्चों इसमें थोड़ा सा डायग्राम से इस सवाल को समझाया गया है कि अगर ये I1 प्लस I2 आ रहा है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लेते हैं बच्चों की ये पहली तरंग है, ठीक है, और ये एक दूसरी तरंग है। पहली तरंग की बच्चों हम लोग बात करें तो तीव्रता I1 है, और दूसरी तरंग की बात करें तो तीव्रता बच्चों I2 है। जब ये दोनों तरंगें बच्चों ऐड होती हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है, तो एक बड़ी तरंग सी बन जाती है, क्योंकि इसका भी विस्थापन ऊपर की तरफ है, इसका भी विस्थापन ऊपर है। तो दोनों का जब विस्थापन ऐड होगा तो टोटल कुल विस्थापन बढ़ेगा, जो कि इतना हो गया। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे जो हाईएस्ट इसकी जो तीव्रता है बच्चों वो I1 प्लस I2 है। इसके बाद बच्चों सवाल में कहा गया था अतः दोनों तरंगे कैसे हैं बच्चों, कला संबद्ध हैं। परिणामी तरंगे की तीव्रता आपको बतानी है, तो अधिकतम तीव्रता कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2, और परिणामी तरंग की बच्चों आपको न्यूनतम तीव्रता भी बतानी है, जो कि कितनी हो जाएगी I1 माइनस I2। सवाल में आपसे पूछा गया था कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं का मान क्या होगा। तो बच्चों अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता क्या क्या होगी, अधिकतम I1 प्लस I2 और न्यूनतम क्या हो जाएगी I1 माइनस I2। न्यूनतम कहाँ पे होगा ग्राफ में बच्चों, इस पॉइंट पर। अधिकतम कहाँ पे होगा, पॉइंट में, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों इसके बाद ये तीसरा प्रश्न था। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। तो तीसरे का चौथा प्रश्न बच्चों देखते हैं आपके सामने। ठीक है, देखिए विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक एवं ऋणात्मक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। आपको इस सवाल में विद्युत फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बतानी है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स से बच्चों क्या तात्पर्य है आपको ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको ये फिगर समझना है। अगर आप इस फिगर को समझेंगे तो आपको ये डेफिनेशन बहुत आसान लगेगी। आप देख रहे हैं सबसे पहले बच्चों फिगर में ये ब्लैक लाइन से शो किया गया है, ये बच्चों बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। वैद्युत क्षेत्र में बच्चों के बाद बच्चों आप रेड कलर से देख रहे हैं एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स का नाम बच्चों है काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, और इसको जो बच्चों रखा गया है, अगर आप ध्यान से देखें
तो ये 90 डिग्री पे क्रिएट एंगल है। यहाँ पे बच्चों अगर एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे रखा है और कोई प्रकार प्रकाश की किरण ऐसे आ रही, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है 90। यानी कि आपने देखा सवाल में एक वैद्युत क्षेत्र है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। जो काल्पनिक पृष्ठ रखा है वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है और उससे कुछ किरणें गुजर रही हैं और वो किरणें किस एंगल पे गुजर रही हैं 90 पे। कुछ किरणें इससे नहीं भी गुजर रही हैं, जैसे ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। तो बच्चों जितनी भी किरणें इससे गुजर रही हैं काल्पनिक पृष्ठ से, उन्हीं रेखाओं की संख्या को ही कहा जाता है बच्चों वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इस पूरी सी बात जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लिखी है क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी भी बच्चों ये वैद्युत बल रेखाएं संख्या इससे गुजरी हैं, उन्हीं की संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फ्लक्स को बच्चों लिखा जाता है फाई और वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, तो क्या लिख देंगे ई। तो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई का बच्चों फार्मूला भी याद रखना है, ई डॉट ए होता है। मात्रक क्या होगा, फाई के बच्चों 3 मात्रक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक ही लिखा है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया था कि धनात्मक और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, तो इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि विद्युत फ्लक्स के प्रकार कितने होते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे कि विद्युत फ्लक्स के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले बात करेंगे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स की और फिर इसके बाद बात करेंगे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स की। बच्चों इन दोनों की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं इस फिगर पे। फिगर पे आपने देखा कि एक मैंने पृष्ठ लिया है, उस पृष्ठ के बाहर बच्चों एक आवेश रखा है और आप जानते हैं कि आवेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो ये रेड लाइन से 2 इससे रेखाएं जा रही हैं। जैसे बच्चों ये रेखाएं इस पृष्ठ से टकराएंगी तो वैद्युत फ्लक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी सिखाया है कि वैद्युत फ्लक्स बच्चों तभी बनता है जब ये रेखाएं इस पृष्ठ से टकराएंगी, वहां पे आता है वैद्युत फ्लक्स। तो आपने बच्चों देखा कि यहाँ से बल रेखाएं इस पृष्ठ से टकराएं, इसका मतलब यहाँ भी वैद्युत फ्लक्स है। और फिर ये उसके अंदर गई, फिर ये अंदर से बाहर निकल रही हैं, अंदर से बाहर निकल रही, इसका मतलब फिर से रेखाएं टकरा रही हैं, तो इसका मतलब है फिर से वैद्युत फ्लक्स आएगा। और अगर फिर से वैद्युत फ्लक्स आएगा तो इसका मतलब बच्चों इस प्रश्न में 2 वैद्युत फ्लक्स हो गए। एक जब रेखाएं अंदर जा रही हैं तब वैद्युत फ्लक्स, और एक रेखाएं जब अंदर से बाहर निकल रही हैं तब का वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बात है कि जब आवेश यहाँ पे रखा है तो उससे बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब उनका इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में चलता जा रहा है, तो ई उधर की डायरेक्शन में। ये ए को बच्चों क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। वो हमेशा जो पृष्ठ लिया जाता है उसके बाहर होता है। जैसे मान लीजिए एक बॉल रखी है यहाँ पे, तो मैं कहूँ इस पॉइंट से बाहर किधर होगा, तो आप कहेंगे इधर, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ। इधर बात करते हैं, आवेश से निकलने वाली बच्चों रेखा ऐसे जा रही है, इसका मतलब है कि ई तो उधर की तरफ है वैद्युत क्षेत्र। ये बॉल रखी है, बॉल अगर मैं कहूँ इस पॉइंट से बाहर किधर है, तो आप कहेंगे इधर। तो आप बच्चों अगर दोनों एरो को गौर से देखें, दोनों ही ई वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है। समांतर में बच्चों एंगल जो होता है वो 90 से कम होता है, यानी कि यहाँ पर धनात्मक फ्लक्स है और यहाँ पे ऋणात्मक फ्लक्स। चलिए अब इस डिफिनेशन को यहाँ से समझते हैं। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, जब वैद्युत बल रेखाएं किसी काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से बाहर जाती हैं तब वहां धनात्मक वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। इस डेफिनेशन को बच्चों हम लोगों ने इस फिगर से पढ़ा है कि जब भी वैद्युत बल रेखाएं किसी काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से बाहर जाती हैं, अंदर से बाहर जाती है, तब वहां पे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। कारण, क्योंकि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बना कोण 90 अंश से कम होता है। बच्चों जो एंगल है वो 90 से कम है, और 90 से कम का मतलब क्या हो गया कि 90 से कम का मतलब बच्चों हो गया कि कॉस जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, और फर्स्ट में बच्चों कॉस की वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव। इसलिए बच्चों यहाँ पे कैसा फ्लक्स होगा, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद बात करते हैं ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स की। जब वैद्युत बल रेखाएं किसी काल्पनिक पृष्ठ के बाहर से अंदर जाती हैं, बाहर से अंदर जाती हैं, तब वहां ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। कारण क्या है, क्योंकि ई वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बना कोण 90 अंश से अधिक होता है। यहाँ पे एंगल 90 से ज़्यादा है, और जब एंगल 90 से बच्चों ज़्यादा हो जाएगा तो कॉस या तो सेकंड में होगा या तो थर्ड के आसपास, सेकंड में ही लगभग होता है। बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
सेकंड में है, इसका मतलब कॉस माइनस है, इसलिए बच्चों यहाँ पे कॉस की वैल्यू, इसलिए फ्लक्स यहाँ पे कैसा हो जाता है, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स हो जाता है। पांचवा प्रश्न बच्चों आपके सामने है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा एक्स अक्ष के समांतर है। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन बटे कूलाम है तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, हेडिंग लगाई, और बच्चों याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के ध्रुवण की दिशा एक्स अक्ष के समांतर है। तरंग संचरण की दिशा क्या होगी। तो याद रखेंगे कि तरंग संचरण की दिशा, हेडिंग लगाएंगे, क्योंकि तरंग के ध्रुवण की दिशा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर चल रही है, इसलिए तरंग एक्स अक्ष की दिशा में ही संचरित होगी। बच्चों जिधर भी ये ध्रुवण होता है, अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो तरंग के चलने की भी दिशा एक्स अक्ष के समांतर ही होगी, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा ही होगी। ठीक है। कल को ये प्रश्न बच्चों अगर ऐसे पूछा जाता कि ध्रुवण की दिशा वाई अक्ष के समांतर है, तब तरंग संचरण की दिशा क्या होगी, तो आप लिखते कि तरंग संचरण की दिशा वाई अक्ष की दिशा में ही संचरित होगी। फिर आपसे इस बच्चों इस सवाल में देखें, इस प्रश्न में आपको एक सवाल भी लेकर आना है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र का आयाम। बच्चों वैद्युत क्षेत्र का आयाम जिसको लिखा जाता है ई नॉट से, वैद्युत क्षेत्र का आयाम कितना दिया है 120, इसको लिखेंगे ई नॉट की वैल्यू 120 है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज दी है, आवृत्ति को आप न्यू से शो करेंगे। फिर आपसे पूछा है कि विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद होना चाहिए कि जो वैद्युत क्षेत्र का समीकरण होता है वो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। अब यहाँ पे आपको ई नॉट चाहिए जो कि पता है, फिर आपको के चाहिए और ओमेगा। बच्चों याद रखेंगे कि ओमेगा का फार्मूला क्या होता है 2 पाई न्यू। ठीक है, न्यू क्या है, आवृत्ति। टू बच्चों ऐसे रखा है, पाई की वैल्यू 3.14 और न्यू की वैल्यू 50, मेगा को चेंज करेंगे 10 की पावर 6 से। बच्चों ये 3.14 ऐसे लिखा है, 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 100 आएगा, और ये 10 की पावर 6 लिखी है। बच्चों ये 2 पावर यहाँ पे लिखी है, 100 में मतलब 2 जीरो हैं, और 10 की पावर 6, 6 ये 2 ये 8 जीरो हो जाएंगे। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों ये आ गई। इसके बाद बच्चों हम लोग के निकालेंगे, के का फार्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और बच्चों न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालता तो न्यू नीचे चला जाएगा, तो सी अपॉन न्यू आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों क्या आएगी सी अपॉन न्यू, न्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो के का ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आप ये फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले से याद कर सकते हैं इस चीज़ को। ये फार्मूला आपको बच्चों याद कर लेना है कि ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों यहाँ पे के की, तो के की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे सी को नीचे भेज देंगे, तो के इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू बच्चों सवाल में ये निकाल चुके हैं, अपॉन में क्या आ चुका होगा सी, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, 3.14 बच्चों ये 8 पावर से 8 पावर कैंसिल हो रही है, अपॉन 3, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.04। बच्चों ये के और ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इस सवाल को समझ रहे होंगे। चलते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग सीधे लॉन्ग आंसर पे। लॉन्ग आपके सामने लिखा है, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कीजिए, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना नंबर 1 प्रकाश तरंगों में संभव है होती है, परंतु ध्वनि तरंगों में संभव नहीं होती है। पोलराइड के 2 अनुप्रयोग भी आपको लिख के बताने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना क्या है। यदि साधारण प्रकाश का मतलब बच्चों क्या है, जो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है आप उसको साधारण प्रकाश कहेंगे। यदि साधारण प्रकाश को किसी ध्रुवण यानी कि जिसका बच्चों दूसरा नाम होता है ध्रुवक, ध्रुवक का टूरमैलिन क्रिस्टल, क्या होता है ये टूरमैलिन क्रिस्टल, आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों इस तरह की जो संरचना है जिसमें से बीच में एक रेखा छिद्र है, खड़ी सी लाइन, इस तरह की स्ट्रक्चर को बच्चों कहा जाता है ध्रुवक, या जिसका दूसरा नाम है टूरमैलिन क्रिस्टल। से गुजारा जाए तो प्रकाश के कंपन केवल एक तल में रह जाते हैं, इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे ये हम लोगों ने एक साधारण प्रकाश जिसका दूसरा नाम बच्चों अध्रुवित प्रकाश है,
अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन बच्चों चारों दिशाओं में होते हैं। आप देख रहे हैं हर जगह एरो लगा हुआ है हर डायरेक्शन में। ये प्रकाश धीरे धीरे करके टूरमैलिन क्रिस्टल के पास जा रहा है और बच्चों यहाँ से वही प्रकाश दूसरी तरफ निकल पाएगा जिसका वेक्टर इस वाले बिल्कुल वेक्टर के समांतर होगा, यानी इस रेखा छिद्र के बिल्कुल समांतर होगा। क्योंकि जैसे ये लाइनें आएंगे सब टकरा के यहीं पे रह जाएंगे। केवल ये बीच वाली जो बिल्कुल लाइन है बच्चों, ये इस वाले रेखा छिद्र से पार निकल जाएगी। यानी कि क्या डेफिनेशन बनी कि तो प्रकाश के कंपन केवल एक तल में रह जाते हैं। तो आप देख रहे हैं जितने वेक्टर के कंपन थे केवल एक कंपन बचा है बच्चों। इसी घटना को कहा गया है प्रकाश का ध्रुवण। फिर बच्चों आपसे पूछा गया है कि ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों में संभव है, कारण बताना है। ध्रुवण की घटना से स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। एक बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि ध्रुवण की घटना से क्या स्पष्ट होता है, प्रकाश की तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। ठीक है, ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों में संभव होती है। इसका कारण बच्चों क्या है? क्योंकि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अब इसको हम जो उल्टा पढ़ें, ध्रुवण की घटना ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अब या इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि अगर प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है, इसका मतलब है ध्रुवण की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो प्रश्न पहले हम लोगों ने पूछा था कि प्रकाश तरंगों में संभव होता है, ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों में संभव है, ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे इसका कारण ये है क्योंकि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इसलिए बच्चों ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों में ही संभव है। फिर दूसरा कहा गया था कि ध्रुवण की घटना ध्वनि तरंगों में संभव नहीं है। इसका कारण पूछा गया था, तो बच्चों कारण क्या है कि क्योंकि ध्वनि तरंगों की प्रकृति बच्चों अनुदैर्ध्य होती है। जो ध्वनि तरंगे बच्चों होती हैं, तो हम लोग बोलते हैं जो तरंगे जनरेट होती हैं, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं बच्चों, उसकी जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। और ध्रुवण की घटना का कहना है कि प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अनुप्रस्थ। इसका मतलब है कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना की व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। इसके बाद बच्चों आपसे पूछे गए हैं कि पोलेराइड के दो अनुप्रयोग, पोलेराइड के आपको दो उपयोग बताने हैं। तो बच्चों वो दो उपयोग क्या हैं? पोलेराइड का उपयोग रात में सामने से आने वाले वाहन की तेज रोशनी से उत्पन्न चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। बच्चों आप देखते होंगे कि जब रात में कोई टू व्हीलर गाड़ी ले जाएं या फोर व्हीलर गाड़ी ले जाते हैं, तो सामने से अगर कोई भी वाहन आता है तो वो क्या होता है कि उसकी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, फिर हमें सामने वाला कुछ भी दृश्य दिखाई नहीं देता है। लेकिन पोलेराइड बच्चों एक ऐसी चीज़ है, पोलेराइड के चश्मे भी आते हैं। और बच्चों जो फोर व्हीलर गाड़ी होती है, जो शीशा लगा होता है ड्राइवर के सामने, बच्चों उसमें पोलेराइड लगा होता है। पोलेराइड का क्या करता है बच्चों, जो सामने से रोशनी आ रही होती है, जो उसमें चकाचौंध उत्पन्न हो रही है, वो बच्चों उसको कम कर देता है। ठीक है, तो यही बच्चों पोलेराइड का उपयोग है कि पोलेराइड का उपयोग रात में सामने से आने वाले वाहन की तेज रोशनी से उत्पन्न चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा बच्चों इसका क्या उपयोग है? पोलेराइड का उपयोग धूप के चश्मों में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में किया जाता है। बच्चों आप दोपहर में अगर पोलेराइड निकल रहे हैं ऐसे बगैर चश्मा पहने, तो क्या होता है कि धूप आपको बहुत ज़्यादा आंखों में लगती है और आप सामने का दृश्य नहीं देख पाते। ऐसी स्थिति में अगर बच्चों आप पोलेराइड चश्मा अगर पहनते हैं तो क्या होगा कि प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में नंबर 1 प्रतिबाधा, वोल्टता एवं धारा में कलांतर और अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए। दिए गए परिपथ में स्रोत की वोल्टता यानी कि VRMS और वोल्टता एवं धारा में कलांतर बताइए। बच्चों एक फिगर दिया गया है। बच्चों ये जब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बोर्ड के सेट में ये बच्चों गलत सवाल आ गया था। इसमें आपको यहाँ पे कोई भी इक्वेशन नहीं दी गई है, प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोई भी इक्वेशन नहीं दी गई है। तो अगर उसकी इक्वेशन नहीं दी गई, जो ये चीज़ें पूछ रहे हैं उस हिसाब से बच्चों इस सवाल को लगा पाना असंभव सा है। लेकिन फिर भी इसको मैंने कन्वर्ट किया है अपने हिसाब से, और इसमें क्या क्या वैल्यू फाइंड की जा सकती हैं वो देखते हैं। जो ये आप जानते हैं ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस और ये क्या लिखा है V, 12 वोल्ट। वोल्ट का मतलब बच्चों क्या है, विभव। तो विभव को लिखा गया है V से। और आप जानते हैं इस तरह के साइन को प्रतिरोध रेजिस्टेंस का है, तो इसको VR लिखेंगे। यानी VR की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी है, 12 वोल्ट। इसके बाद बच्चों ये 20 वोल्ट है, तो यानी कि V है
तो वी लिख देंगे। और बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर स्प्रिंग टाइप का ये एल होता है, तो वी एल की वैल्यू बच्चों कितनी है 20 वोल्ट। इसके बाद बच्चों इस सवाल में 11 वोल्ट दिया है, तो वोल्ट का मतलब क्या हो गया वी। और बच्चों इस तरह की जो लाइन दो बनी होती है ये संधारित्र का साइन है, यानी कैपेसिटी यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे सी। वी सी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 11 वोल्ट। क्या क्या हम लोग इसमें निकाल सकते हैं बच्चों, इसमें हम लोग परिणामी विभव निकाल सकते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल। तो वी का फार्मूला आप जानते हैं एल सी आर परिपथ में अंडर रूट के अंदर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। सभी की वैल्यू को रख रहे हैं। वी एल की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी है 20, वी सी की वैल्यू कितनी है 11, 20 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस वी आर की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी है 12। 20 में जब बच्चों 11 घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इसके बाद बच्चों जब आप ओपन करेंगे तो देखिए बच्चों जैसे ही 9 का स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो v की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 81। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। इसके बाद दोनों बच्चों इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो v की वैल्यू 225 और 225 बच्चों स्क्वायर रूट होता है किसका 15 का। तो यानी कि जो बच्चों टोटल वोल्टेज आया इस सवाल में वो कितना है 15 वोल्ट। इसके बाद बच्चों इसमें ज्ञात किया जा सकता है फाई यानी कि फेज डिफरेंस कलांतर। कलांतर बच्चों फाई बराबर क्या होगा टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। फाई बराबर टेन इनवर्स वी एल की बच्चों वैल्यू सवाल में दी गई थी 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, माइनस वी सी की वैल्यू बच्चों सवाल में 11 है, यहाँ पे 11 लिख देंगे, अपॉन वी आर की वैल्यू बच्चों सवाल में 12 है तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। इसके बाद फाइव बराबर टेन इनवर्स 20 में बच्चों 11 घटाएंगे 9 बचेगा, अपॉन में क्या लिखा है 12। 9 और 3 12 बच्चों कट कैंसिल हो रहे हैं 3 से, तो 3 3 का 9 3 चौके 12। बच्चों अगर 3 से हम लोग 4 से भाग देंगे 3 में तो 0.75। यहाँ से बच्चों कहा जा सकता है फाइव का आंसर टेन इनवर्स 0.75। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये क्लास बहुत बेहतर लगी होगी और बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है आप सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना भी मैंने पढ़ाया है आपने अभी तक उसके नोट्स बनाए होंगे, लगातार उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे बच्चों, ये कोई भी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।